गोदावरी को बूढ़ी गंगा कहा गया है। भारत उत्तर से दक्षिण तक बड़ा विस्तृत है। उसका अंतिम छोर जो है रिवर ऑक्सस आमुर दरिया है, जिसके किनारे पर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम हेरात है। उसके पास में एक शहर है शोर्तगुई, जहाँ पर सोने की खदान है, और उस शहर के पास में, उस शहर को इंडस वैली के रिकॉर्ड्स प्रमाणित करते हैं। और उसके साथ में वहाँ पर एक अग्यारी मिली है, मतलब जोरास्ट्रियंस का मंदिर मिला। गजना के महमूद के बारे में एक रेफरेंस मिलता है कि गजना के महमूद के सेनापति का नाम अर्जुन था, वो बौद्ध था, ऐसा रिपोर्ट मिलता है। और कोई तीसरा नहीं लिख रहा है, उसी का कोर्ट राइटर लिख रहा है। कहीं पर एक हमारे भारत में एक स्वाभाविक स्टेटमेंट चलता है कि तलवार के दम पर सलवार पहनी, वो ये सब तलवार के दम पर सलवार वाले ही हैं। जी.आर. भंडारकर ने अपनी पुस्तक भारत का इतिहास में लिखा है, इसकी प्रस्तावना की पहली लाइन वो लिखे हैं कि नमन है उन क्षत्रियों को जिनके कारण हम स्वयं को हिंदू कहने कहा करते के बारे में स्वयं लिख रहे हैं वो, कि हम लोग डूब गए आकर के कुछ नहीं कर पाए, और हम लोग उस वितंडे को जिए जा रहे हैं कि चैंपियंस हैं, ये हीरोज हैं, ये वॉरियर्स हैं, मुसलमान बहुत अच्छे से लड़ा। वो एक ऐसा कुत्ता है जिसकी पूंछ पर अगर पटाखा चलाया जाए तो दुम दबा करके भागेगा शहर के बाहर, बस पटाखा चलाने की। का सेनापति रणबाज खान जो है, उसकी पत्नी युद्ध से पहले मेवाड़ के सेनापति महासिंह के पास जाती है और कहती है कि भाई मैं तेरे को राखी बांधती हूँ, मेरे पति को लड़के मारना मत, मुझे पता है कि तेरी तलवार के सामने आएगा तो जिंदा। 1860 तक इंग्लैंड के लंदन में सेना तो दूर की बात है, पुलिस नहीं है, तो भारत माता के वज्र के बराबर मूर्ख जिनका कोई उपाय नहीं है ब्रह्मा जी के पास भी, ये क्या कहते हैं, भारत हजारों साल से गुलाम है। एक दूसरा कहते हैं, अच्छा नहीं, हजारों साल से नहीं, 1000 साल से, गोरी से लेकर महमूद गजना के महमूद से। फिर कहते नहीं 600 साल से गुलाम है। फिर मेरा डांट लात मार खा के अब कहते हैं 600 साल से संघर्षरत। अरे नालायकों, बार बार इन लेखकों ने मेवाड़ को लिखा गया राजपूत कॉन्फेडरेसी, नॉट स्टेट। बहुत सही। जबकि सांगा की 1 लाख की पेट्रोल सेना आई कहाँ से? चित्तौड़ में थे क्या 1 लाख लोग? हम लोग कैसे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है? हम लोग वो लोग हैं जहाँ पर मेवाड़ में एक बार एक कहानी, बड़ी सुंदर लोक कथा, बहुत ज्यादा जंगली सुअर हो गए, वाइल्ड बोर्ड। तो मेवाड़ के महाराणा लाखा ने एक आदेश जारी किया कि जंगली सुअरों को मारा जाए ताकि खेती खराब ना करे, और क्योंकि मांस खाने वालों के लिए भक्ष्य है, इसलिए मार करके उनको दे दिया। दूसरा, मैं इस पक्ष में स्पष्टीकरण के साथ कह देना चाहता हूँ कि महाराणा अमर सिंह सेकंड तक मेवाड़ के कोई राजा शराब पीने वाले और मांस खाने वाले नहीं। अरे मांस नहीं खाते हैं, नहीं खाते। और उल्लू के पट्टे कह रहे हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, तो सुनने वाले इन सबको कहिए लल्लुओं के पट्टे, अगर उल्लू नहीं कहना चाह रहे हैं। अब इस आदेश का काम क्या था कि सुअर मार डाले गए। अब इस एक्शन से, इस क्रिया से कहानी पैदा होती। आखिरी सुअर का जोड़ा मेवाड़ की अरावली की पहाड़ियों में जिंदा बचा है और गुफा में बैठा है, और बाहर राज्य के सैनिक घूम रहे हैं, सुअरों को ढूंढ रहे शिकार करने। तो हमारे यहाँ पर सुअर को भूंडा कहते हैं और सूरड़ी को भूंडड़। तो सुअर को भूंडा कहते हैं और सूरड़ी को भूंडड़, भूंडा और भूंडड़। तो वो भूंडा जो है, भूंडे से वो भूंडड़ कहती है। पीछे गुफा में एक रास्ता है, निकल करके मारवाड़ की तरफ भाग जाते हैं, जिंदा बच जाएंगे। आखिरी है, इनको अगर हमारे थोड़ी सी भी आवाज का पता चल गया तो ये गुफा को तोड़ करके हमको मार। इस पर लोक में एक दोहा प्रचलित है, और सुअर जो है, भूंडा जो है, अपनी भूंडण को उत्तर देता है तो कि मगरो छोड़ू हूँ नहीं, भूंडण मत बिलमाए। ये मगरा, ये पहाड़ में नहीं छोड़ूंगा, तू परेशान मत हो, तू भूंडण परेशान मत। सेला टकरा जेल सी, इनके भालों की टक्कर में जेल सकता हूँ लेकिन भाग नहीं सकता हूँ। क्यों? भाग्या वंश लगाए, भाग करके मेरा वंश लज्जित हो। हमारे यहाँ का जानवर इतना पराक्रमी है, मनुष्य की बाछोड़। हम लोगों ने जीवन कैसे जिया है कि वीर सतसई में सुरिमल मिशन में एक दोहा था, अपने बच्चों की मृत्यु का समाचार सुनकर के माता कहती है कि 7 पुत्र ने में लिया, 7 कटिया 7 बेटों को युद्ध में भेजा, 7 के 7 एक साथ। फिर दे तो फिर मेलती मायण सा सेना। ईश्वर अगर तू मुझे और देता तो मैं और भेज देता। हमारा पराक्रम। नमस्कार। आज हम लोग एक अत्यंत महत्वपूर्ण
विषय पर बात करेंगे और बात करेंगे देश के एक बहुत बड़े विद्वान से। उनकी आयु मुझसे 20 साल कम है। कोरोना के समय करीब 4 साल पहले दिल्ली में मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हुई। मैंने वहां 2 दिन का एक बड़ा सेमिनार का आयोजन किया था। उसमें ये आए हुए थे और आयु इनकी कम है, मैंने बताया ही। और इनसे बातचीत करने के बाद मैं इतनी इनसे प्रभावित हुई कि पिछले 4 साल से मैं इनको परसुएट कर रही हूँ कि ये कुछ विषयों पर अपनी बात हमारे साथ करें, लेकिन वो शुभ दिन अब आया है। आप हैं उदयपुर में रह रहे हैं विवेक भटनागर जी। तो आप इनका एक परिचय तो ये समझिए कि रामेश्वर मिश्र पंकज जी भी इनको इंटरव्यू करने बैठे हुए हैं। और मैंने 70 की, मेरी 72 की आयु है, जिस पीरियड सो कॉल्ड इस्लामिक पीरियड, सो कॉल्ड दुष्टता का, लफंगई का जो पीरियड है, हिस्टीरियोग्राफी यानी इतिहास लेखन के क्षेत्र में, मुझे इनसे बड़ा विद्वान मुझे नहीं मिला। तो इनका ये तो हुआ मेरे छोटे भाई और एक बड़े विद्वान के नाते परिचय, और एक इनका फॉर्मल परिचय। जानकार लोग जानते हैं प्रोफेसर बीबी लाल को, जिन्होंने शायद अयोध्या वाले उत्खनन में भी हाथ थे। आपने बीबी लाल साहब के साथ कुरुक्षेत्र के पास कुड़ाल के उत्खनन में भाग लिया। और कमाल की बात यह है, आपने बीएससी और एमएससी किया है फिजिक्स। इनका रेंज देखते जाइए, पढ़ाई की फिजिक्स में बीएससी एमएससी, और फिर आए आर्कियोलॉजी में बीबी लाल के साथ। इसके बाद आपने डॉक्टर जीवन सिंह खरकवाल के साथ महाराणा प्रताप जी के दिवेर युद्ध के बारे में उस स्थल का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया। मैंने पहली बार दिवेर शब्द इनके मुंह से सुना। हम लोग तो एक ही जानते थे, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी से कितना अधिक महत्वपूर्ण दिवेर का युद्ध था। आपने 5 पुस्तकें लिखी हैं, वो बहुत नन्हा परिचय है, क्योंकि भैया ने जीवन के एक समय में सब काम धाम छोड़कर अपने वृद्ध पिताजी की सेवा के लिए उदयपुर में रहना तय किया। इनके पिताजी की आयु 98 साल है और इनके पिताजी बहुत भाग्यशाली हैं, और हम लोग तब करेंगे कि ऐसा पुत्र अगले जन्म में हम लोगों को भी मिले। तो इनकी 5 पुस्तकें हैं। उदयपुर के संरक्षित स्मारक, इंडियन मॉन्यूमेंट इन व्यू ऑफ टूरिज्म, ह्यूमन हिस्ट्री इन रेफरेंस ऑफ जियोग्राफी। रेंज देखिए, ह्यूमन हिस्ट्री इन रेफरेंस ऑफ जियोग्राफी, भूला बिसरा योद्धा बप्पा बप्पा रावल, जिनके महत्व को छिपाने के लिए ये दाढ़ी वाले मियाँ 5 जिनको शिक्षा मंत्री बनाया और कम्युनिस्ट एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हैं, विवेक भटनागर जी उसके बहुत बड़े जानकार हैं। इकोनॉमी ऑफ एंशियंट मेवाड़ यानी फिजिक्स, आर्कियोलॉजी, ह्यूमन हिस्ट्री इन रेफरेंस ऑफ जियोग्राफी, जीव मतलब भूगोल, इतिहास और अर्थशास्त्र भी। इकोनॉमी ऑफ एंशियंट मेवाड़, एंशियंट मेवाड़ नहीं, इन्होंने किया होगा मॉडर्न मेवाड़ का। क्यों भाई, हमारा पोस्ट महाभारत यानी पिछला 5000 साल भारतीय काल गणना के अनुसार भारत का आधुनिक काल है, भारत का समकालीन है, कंटेम्पररी है। इसके अलावा और भी इन्होंने बड़े कारनामे किए हैं। अनेकानेक अखबारों में ये पत्रकार रहे हैं, संपादक रहे हैं, और टीवी पर भी इन्होंने कमाल का काम किया है, और इनको कई सारे अवार्ड मिले हैं। तो ये तो हुआ भैया का परिचय। असली परिचय मिलेगा जब ये अपने वचन बताएंगे
मियाँ लोगों के बारे में और हमारे महाप्रतापी मेवाड़ शासकों के बारे में। तो भैया इनसे दो विषय आज हम लेने का है। दो ले पाएंगे कि आधा ले पाएंगे वो पता नहीं। एक, औरंगजेब को दिल्ली से भगाया क्यों गया? मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। 27 साल भाग के वो बुढ़ा दक्षिण भारत में बैठा रहा। जो चित्र मिलते हैं उसमें बताते हैं जी पालकी में बैठ के युद्ध किया, और जहां तक मुझे स्मरण है 60 साल की आयु के बाद गया। और जब शिवाजी महाराज का स्वर्गारोहण हो चुका था तब गया। असली बात है भगाया गया। तो एक वार्ता तो हम लोग इनके साथ ये करेंगे। दूसरी वार्ता करेंगे, हम लोग दो महमूदों के बारे में सुनते हैं, एक गजना का महमूद और एक घूर का महमूद। घूर उत्तर प्रदेश में जो घर के बाहर कूड़ा फेंकने का स्थान होता है उसको घूरा कहते हैं। तो महमूद ऑफ घूर, महमूद ऑफ घोर, महमूद ऑफ घोरी, इसको मियाँ लोगों ने और कम्युनिस्टों ने बना दिया महमूद घोरी। फिर बताते हैं जी पृथ्वीराज चौहान जी से इनका झगड़ा हुआ। अब कहाँ तू बैठा हुआ है अफगानिस्तान में, कहाँ पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर उनसे झगड़ा हुआ, इतनी बार हारा, उन्होंने क्षमा किया, अंत में वो हार गए। अंत में गप पर गप कि उनको ले गया गजनी या घोर कहा। फिर एक बताते हैं मत चूक चौहान, कितने बित्ते कितने हाथ कितने अंगुल पर वो बैठा है। और फिर कथा बताते हैं कि जी पृथ्वीराज चौहान की वहां कब्र है। देख रहे हैं, हिंदू शासक का कब्र है और कब्र पर ये लोग चप्पल मारते हैं। तो बेहुदे गप्पों का अंतहीन सिलसिला। तो मैंने गजना के महमूद पर बहुत काम किया, धर्म मीमांसा में मैंने टॉक नहीं किया है, उसमें भी भैया की सहायता ली थी। लेकिन ये घूर वाले महमूद के मामले में मुझे लगा मैं मेहनत नहीं करूंगी जब इतना बड़ा विद्वान हमारे बीच में है। तो इनके ज्ञान को लेने के लिए हम दो प्राणी बैठे हैं। अब भैया से प्रश्न, जैसे गजना के महमूद का एक भी ऐसा समकालीन लेखन नहीं मिलता है जिसमें उसके 17 बार आक्रमण या सोमनाथ विध्वंस की कोई चर्चा हो। आपके साथ भी मैंने किया था एक चैनल पर, आपको याद होगा। तो अब ये बताइए, ये जो घूर वाले महमूद का जो ये किस्सा है, इसके इतिहास के दृष्टि से कंटेम्पररी समकालीन साक्ष्य क्या है? पहला, घूर में, घूर कहाँ है वो तो आप ज्यादा बताएंगे, अफगानिस्तान में काबुल के पास। तो वहां की भाषा में क्या साक्ष्य है? अन्य वहां के जो ये अरबी है फारसी है इसमें क्या साक्ष्य है? वो पुस्तकें कब लिखी गई, लिखने वाला कितना ऑथेंटिक है, और भारतीय भाषाओं में साक्ष्य कितना है और गप कितना है? अब आप ही को विस्तार से बोलना है, मैं तो प्रश्न करूंगी। जी विवेक भैया। जी दीदी। दीदी, पहले तो हम लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि आखिर घोर है क्या, और अफगानिस्तान आखिर है क्या। ज्योग्राफिकली जो लोग भी अफगानिस्तान को भारत से बाहर मानते हैं, दीदी का 2 दिन पहले मेरे पास एक प्रश्न आया था कि खैबर और बोलन के दर्रे को पार करके कौन कौन आया था। अब ये प्रश्न इतना टेम्पटिंग था मेरे लिए कि मैंने दीदी को तत्काल फोन किया। मैंने कहा दीदी, वो खैबर और बोलन सब्जेक्टिव है ही नहीं, क्योंकि भारत में प्रवेश की कुंजी चीनियों ने और तुर्कियों ने, तोखरियों ने ये कहा है कि भारत में प्रवेश की चाबी जो है वो हेरात, बोलन और जमरूद और खैबर के रास्ते नहीं है, ये तो भारत के हिस्से हैं। बहुत सुंदर हमारे जी। यहाँ पर हमारे यहाँ पर ऋग्वेद में बोलन नदी का वर्णन है,
खुर्रम नदी का वर्णन है, कुबा नदी का वर्णन है, स्वात का वर्णन है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान और कंधार यानी गंधार से आने वाली करीब करीब 13 नदियों का वर्णन है। तो ये तो भारत के हिस्से है ना। हेलमंड नदी भारत का हिस्सा है, उसका नाम ऋग्वेद में हरिरुद्र लिखा हुआ है। हेलमंड के उस पार, हेलमंड के किनारे पर गोर गजनी बसे हुए हैं। गोर गजनी से ऊपर एक तरफ बदख्शां है, एक तरफ जो है वो हेरात है। इनके हेरात के बिल्कुल पास उत्तर पूर्व की तरफ एक शहर का नाम है नौबहार, जो ऊपर से उत्तरी ईरान का हिस्सा होकर के भारत का सीमा बनाता है, भारत अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा बनाता है। उस नौबहार के पास एक छोटा सा शहर है शौर्तगुई। उस शौर्तगुई में हमको लेटेस्ट इस पीरियड में सिंधु घाटी के प्रमाण मिले। इस भारत को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये समझना आवश्यक है कि भारत है क्या। भारत किसी सिंधु नदी के किनारे बसा छोटा सा आर्यावर्त नहीं है और किसी गंगा के किनारे बसा हुआ तराई का भारत भी नहीं। गोदावरी को बूढ़ी गंगा कहा गया है। भारत उत्तर से दक्षिण तक बड़ा विस्तृत है। उसका अंतिम छोर जो है रिवर ऑक्सस, आमुर दरिया है, जिसके किनारे पर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम हेरात है। उसके पास में एक शहर है शौर्तगुई, जहां पर सोने की खदान है। और उस शहर के पास में, उस शहर को इंडस वैली के रिकॉर्ड्स प्रमाणित करते हैं। और उसके साथ में वहां पर एक अग्यारी मिली है, मतलब जोरास्ट्रियंस का मंदिर मिला है। अब इन सब विषय, ये सब विषय इतने प्रामाणिक है कि हम लोग इसको घुमा नहीं सकते इधर से उधर। पूर्ण प्रामाणिक है, रिपोर्ट्स अवेलेबल है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स अवेलेबल है। इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ आर्कियोलॉजी लैंग्वेज में पॉसेल ने शौर्तगुई को रिपोर्ट किया है। अब पॉसेल पॉसेल जैसा पुरातत्वविद अगर ऐसी बातों को रिकॉर्ड करता है तो उस रिकॉर्ड को हमको जनरेटिवली राइट मानना पड़ेगा, हम उसको गलत नहीं मान सकते। क्योंकि पॉसेल, मैं पॉसेल को 50 चीजों पर क्रिटिसाइज कर दूं वो बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन पॉसेल का काम बोलेगा, स्वतः ही बोलेगा। हरमन गोएट्स शौर्तगुई को अपनी बुक, अपनी मूल पुस्तक जो है सिल्क रूट, रेशम मार्ग, उसमें रिकॉर्ड कर देता है। हेरात का वर्णन वो रेशम मार्ग पर कर रहा है। सारी चीजें मिल रही है। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड हेरात का ये है कि हेरात में प्रवेश का रास्ता जो है समरकंद से जब जब जीसस ने प्रवेश किया वो हेरात के रास्ते आया। भारत में पहली बार सबसे ओल्डेस्ट रिकॉर्ड कुषाणों के हेरात से मिले, सिक्के वहां से मिले। विमा कैटफिशेस से पहले के सिक्के मिले। इस इलाके को भारत से बाहर कहने वाले लोग और बोलन और जमरूद को भारत का सीमांत प्रदेश कहने वाले लोग, अंग्रेज जो NFPW, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाले जो लोग हैं, NPFW सॉरी, वो लोग गलत बोलते हैं क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो अफगानिस्तान में जाकर के और उन लोगों से लड़े जो लोग वास्तविकता में भारत के योद्धा हैं। और उसका विभाजन 1868 से 1938 के बीच में भारत से करके अलग कर दिया और भारत की संस्कृति पर एक बड़ा सारा धब्बा छोड़ दिया। अब हम लोग 1858 से 1938 के बीच के भारत को लेकर के अगर हम लोग गोर और गजना के लोगों को रिकॉर्ड करेंगे तो हम गलती करेंगे, क्योंकि उनके कॉन्टेम्परेरी राइटर उनको वैसे रिकॉर्ड नहीं करते। गोर और गजना जो है 9वीं 10वीं शताब्दी में हिंदू शाही राजवंश के अंतर्गत है और वहां की कुल जनसंख्या का करीब करीब 56% हिस्सा जो है वो भारत के
बौद्ध मत का जानकार, व्यवहारी और मानने वाला है। आजादी के समय, भारत की आजादी के समय अफगानिस्तान की कुल जनसंख्या का 35% हिस्सा जो था वो भारत की जैन मत, शाक्त मत, शैव मत और बौद्ध मत मिला करके बना रहे थे। तो माइनॉरिटीज नहीं कहा जा सकता था इनको, आजादी के समय हम नहीं कह सकते थे। तो मुगलों के शासन काल में या तुर्कों के शासन काल में ये इलाके माइनॉरिटीज में रहे होंगे, संख्या और अधिक रही होगी, संख्याएं और बड़ी होगी। गजना के महमूद के बारे में एक रेफरेंस मिलता है कि गजना के महमूद के सेनापति का नाम अर्जुन था, वो बौद्ध अरे था, अरे अरे ऐसा रिकॉर्ड मिलता है। और कोई तीसरा नहीं लिख रहा है, उसी का कोर्ट राइटर लिख रहा है। वो महमूद का नाम तो नहीं लिखता है, पर भारत के पहले आक्रमण के नाम से लेकर के वो लिखता है कि अर्जुन ने लीड किया था उसको, महमूद गजनवी का नाम नहीं आता। तो उस क्षेत्र है और कोई भी लीड कर रहा है। गजना के महमूद का पिता जो है सुबुक्तगिन, और उसका जो मालिक है अलिप्तगिन, अलिप्तगिन को समरकंद के तुर्क शासक ने खरीद करके मुसलमान बनाया, वो बौद्ध था। अलिप्तगिन ने बाजार से युद्ध में हारे सैनिकों की भीड़ से एक बच्चे सुबुक्तगिन को खरीदा और अपना उत्तराधिकारी बनाया, बच्चे की तरह पाला, वो बौद्ध था। पूरी ट्रेल बौद्धों की है, उस ट्रेल में से एक अकेला आदमी बाहर निकल करके आता है, महमूद गजनवी, जो इस्लामिक बनता है, या इस्लामिक उसके पिता बना दिए गए जबरन। तो कहीं पर एक हमारे भारत में एक स्वाभाविक स्टेटमेंट चलता है कि तलवार के दम पर सलवार पहनी, वो ये सब तलवार के दम पर सलवार वाले ही हैं। और इन सब के ऐसे रिकॉर्ड है कि हम लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये लोग, जो लोग टिपिकली चीट किए गए थे, उनसे धोखेबाजी खाए हुए थे, वितंडा, इस्लाम के वितंडा में फंसे हुए लोग इस्लाम के लिए लड़ मर रहे थे। शायद इससे बड़ा ब्रेन वॉश करने का कोई माध्यम मैंने तो नहीं सुना आज तक। इस्लामिक हिस्ट्री में जितना बुरा भारत ने झेला है उतना बुरा इजराइल ने होलोकास्ट में भी नहीं झेला, यहूदियों ने। इतना बड़ा वितंडा भारत में खड़ा कर दिया गया कि उस वितंडा ने भारतीय लोगों को मरवा दिया। बावजूद इसके हम बहुत सक्षमता से लड़े, बहुत ताकत से लड़े, इस उत्तर भारत को बचाने वाले। मुझे इन सब चीजों को पढ़ करके कठोरता से याद आती है बात, जी.आर. भंडारकर ने अपनी पुस्तक भारत का इतिहास में लिखा है, उसकी प्रस्तावना की पहली लाइन वो लिखते हैं कि नमन है उन क्षत्रियों को जिनके कारण हम स्वयं को हिंदू कहने का हक रखते हैं। ये किसी जाति के लिए शब्द नहीं है, ये व्यक्तिवाद भी नहीं है और ये क्षेत्रवाद भी नहीं। ये उस बाहुबल के पराक्रमी लोगों को नमन है जिन्होंने अपना शात्रत्व यानी अपना शौर्य दिखा करके इस भारत में इस्लाम को बढ़ने से बचाया। क्योंकि जब अल्ताफ हुसैन हाली 1920-22 के करीब लिखता है मुसद्दस में कि वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा जो डूबा दहाने पे गंगा क्या करे ना, तो गंगा के दहाने पर आकर डूबते हुए इस्लाम के बारे में स्वयं लिख रहे हैं वो कि हम लोग डूब गए आकर के, कुछ नहीं कर पाए, और हम लोग उस वितंडे को जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं कि ये चैंपियंस हैं, ये हीरोज हैं, ये वॉरियर्स हैं, मुसलमान बहुत अच्छे से लड़ा। वो एक ऐसा कुत्ता है जिसकी पूंछ पर अगर पटाखा चलाया जाए तो दुम दबा करके भागेगा शहर के बाहर, बस पटाखा चलाने की देर। बहुत सही, बहुत सही। मेवाड़ में
लेटेस्ट सबसे बाद की अंतिम लड़ाई जो मेवाड़ ने लड़ी वो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के समय में 1722 में लड़ी, बांदनवाड़ा अजमेर के निकट। उसमें उसका सेनापति रणबाज खां जो है, उसकी पत्नी युद्ध से पहले मेवाड़ के सेनापति महासिंह के पास जाती है और कहती है कि भाई मैं तेरे को राखी बांधती हूँ, मेरे पति को लड़के मारना मत, मुझे पता है कि तेरी तलवार के सामने आएगा तो जिंदा नहीं बचेगा। महासिंह उसको कहता है कि तू आइए राखी बांध ले, बहन बना लूंगा, युद्ध है, युद्ध करूंगा, ये मेरा धर्म है। लेकिन मैं तेरे से इस बात के लिए वचनबद्ध होता हूं कि पहला वार मैं रणबाज खां पे नहीं करूंगा, रणबाज खां मुझ पर करे। हुआ भी यही, रणबाज खां ने उस पर पहला वार किया, उसकी पगड़ी से लगा के उसके फेस के आसपास का हिस्सा तलवार से क्षतिग्रस्त हुआ। उसके बाद में उसने अपने अर्दली को कहा कि मेरा सिर वापिस से अच्छे से बांध दे, और फिर लड़ने को गया, रणबाज खां को मार दिया और हम युद्ध जीत करके आते। मेवाड़ ने 1722 में आखिरी युद्ध मुगलों से लड़ा और उसमें मुगलों को बुरी कदर से हरा दिया। 1722 कह रहे हैं आप? 1722 अंतिम युद्ध है मुगलों से मेवाड़ का। ये संवत है कि सन है? सन। 1722 तो हुआ औरंगजेब के बाद। औरंगजेब के बाद, बांधनवाड़ा, फर्रुखसियर के बाद, औरंगजेब का। हाँ, औरंगजेब के बाद उसका बेटा मर गया, उसका पोता मर गया, उसका पड़ पोता फर्रुखसियर किंग बना, और फर्रुखसियर का शासन खत्म होने के बाद में सैयद बंधुओं की ताकत के समय रफीउद्दौला, रफीउद्दौला जैसे लोग मर गए, उसके बाद का समय है जब शाह आलम सेकंड किंग बन रहा है ना। ये नादिर शाह से आक्रमण के पहले की बात है। तो मुगलों को हराने का काम लगातार कोई करता है तो मेवाड़ करता है। कोई ये ना समझे बिल्कुल भी कि मराठे जो है वो मेवाड़ से अलग है। भोसले मेवाड़ के ही उत्तराधिकारी हैं। अलाउद्दीन से जब रतन सिंह को मजबूरी में हारना पड़ा तो अलाउद्दीन चित्तौड़ से ज्यादा मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका। उसके अधिकार में चित्तौड़ ही था, उससे बाहर तो सारा का सारा अधिकार जो था वो हरि सिंह के पास था, जो कि सिसोदा में गुहिलोत की दूसरी ट्रेल से बैठा हुआ था। उस हरि सिंह के दो बेटे हैं, सज्जन सिंह और शेम सिंह। उसके हरि सिंह के बड़े भाई का एक बेटा है जिसका नाम है हमीर सिंह। हमीर सिंह की बहादुरी से प्रभावित हरि सिंह अपने बड़े भाई के बेटे को मेवाड़ का राजा घोषित करता है। तो उसके दोनों बेटे जो है अपने पिता से अप्रसन्न होकर के और वेरूल चले गए नासिक के पास, जहां पर घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर है। और उन सज्जन सिंह के 8वीं या 9वीं पीढ़ी में शाहजी भोसले पैदा होते हैं। अरे वाह वाह वाह। और उस शाहजी भोसले का बेटा शिवाजी है। तो ये तो उत्तराधिकारी गुहिलो सिसोदियों का है वहां पर भी। तो लड़ने वाले और भारत की सेना का नेतृत्व करने वाले कैपेबल जो है वो गुहिलो सिसोदिया है। इन गुहिलो सिसोदियों ने, अब हम औरंगजेब पर बात करते हैं कि औरंगजेब अकेले को महाराणा राज सिंह ने 3 बार युद्ध में हरा दिया। और जब अजीत सिंह को बचाना था तो राज सिंह ने प्रोटेक्शन दिया। और जयपुर में जब मेजर राजा जय सिंह के साथ धोखा हुआ तो राज सिंह ने प्रोटेक्शन दिया। अमर सिंह की बेटी से जबरन शादी करने का प्रयास करने वाला सलावत खान के कारण जब औरंगजेब मेवाड़ पर हमला करता है तो राज सिंह बचाता है। जब श्रीनाथ जी मेवाड़ आते हैं तो श्रीनाथ जी को तोड़ने के लिए औरंगजेब घोषणा करता है तो टीकायत, तिलकायत जो है तत्कालीन वो मेवाड़ महाराणा से प्रश्न करते कि क्या हम बच पाएंगे, अगर आप हमें नहीं बचा सकते तो हमको जल समाधि लेनी। मेवाड़ के महाराणा ने कहा कि 1 लाख की मेरी सेना है जिसको प्रति माह वृत्ति देता हूं। ध्यान रखिए कि मुगल फौज में सूबेदारों को सेना भेजनी होती थी और मेवाड़ पर आज के प्रामाणिक
नियमों के अनुसार और पूर्वोक्त प्रामाणिक नियमों के अनुसार वृत्ति आधारित सैन्य वृत्ति थी। वाह, क्या वृत्ति उससे आधारित लड़ने मतलब केवल सैलरी, उनको वेतन दिया तनख्वाह दी जा रहा जाती थी, वेजेस बेस्ड है वो लोग। है, वेतन उसको दिया किसी जा से, रहा है, वेतन हाँ, उसको किसी से वास्तविक मांगना नहीं है। वो कहता है स्टैंडिंग रिकॉर्ड, 1 लाख की। हाँ, कि 1 लाख मेरे सैनिक हैं और 1 लाख एकवा में, जब तक हम सब नहीं मरेंगे तब तक तिलकायत जी, श्रीनाथ जी और आपको जल समाधि लेने की आवश्यकता नहीं। और यहाँ मैं एक बात बता दूं, 1860 तक इंग्लैंड के लंदन में सेना तो दूर की बात है, पुलिस नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड के पास स्टैंडिंग आर्मी यानी सैलरीड, रेगुलर सैलरीड, पेड सैलरीड आर्मी नहीं है। और महाराणा राज सिंह की बात कर रहे हैं, उनका कालखंड भी बता दीजिए। महाराणा राज सिंह का कालखंड है 1690 का, 68-70 के बाद का, 68-70 के बाद वो किंग बनते हैं और 1700 के आसपास तक किंग रहते हैं। उनके बाद उनके उनके बाद कौन? बेटे जय सिंह, जय सिंह के बाद महाराणा अमर सिंह सेकंड और महाराणा अमर सिंह के साथ बाद में महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। ये सीक्वेंस है पूरी। 1790 तक किंग है वो, 1758 के से 90 किंग है महाराणा राज सिंह। तो महाराणा राज सिंह का जो पूरा टेन्योर है वो, और पूरा पूरा जो शासन वृत्त समय है उनका, शासन काल जो है, उस शासन काल में औरंगजेब के लिए महाराणा राज सिंह मुसीबत की तरह खड़े। और उस युद्ध के काल में महाराणा राज सिंह राज संबंध पर एक झील बनवाते हैं, एक बांध बनाते हैं, वाह, जो उस मध्यकालीन भारत में शिल्प, मूर्तिकला और डैम इंजीनियरिंग, बांध प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उदाहरण है। शायद उसका जो सौंदर्य है वो हम्पी के किसी भी मंदिर को चुनौती देता है। अरे वाह, अरे वाह। उस बांध की पाल पर, जहां पर उन्होंने नोचोकी, उसको इसलिए कहा जाता है कि प्रति उसकी जो बेंचिंग है, 9 की स्टेयर्स में बेंचिंग है, 9 की सीढ़ियों में उसके मंच बने हुए हैं। और पहली 2 की सीढ़ियों के मंच के बाद में जो तीसरा मंच आता है, उस तीसरे मंच पर अति सुंदर तोरण, अति सुंदर छतरियां बनी हुई है। दूसरे मंच पर विश्व का सबसे बड़ा अभिलेख राज प्रशस्ति जड़ा हुआ है। वाह, वाह। औरंगजेब अपने जीवन काल में ऐसा कार्य कहीं कर पाया हो तो कोई मुझे बता दे, जिसके कारण से मैं उसको धनवान मान लूं। 1 मिनट में समय। भारत के वज्र मूर्ख देशभक्त, देशभक्त है वो ठीक है, किस कैटेगरी के हैं? वज्र मूर्ख या बंदर की कैटेगरी के। कौन सा बंदर? जो राजा का पक्का भक्त है, ये भारत माता के भक्त है। राजा के नाक पर मक्खी बैठ रही है, ये इतने भक्त है वो बंदर कि राजा का नींद ना खलल पड़ जाए, इसलिए मक्खी भगाना चाहता है। लेकिन भगाता कैसे है? तलवार से नाक काट कर। तो भारत माता के वज्र मतलब वज्र के बराबर मूर्ख, जिनका कोई उपाय नहीं है ब्रह्मा जी के पास भी, ये क्या कहते हैं? भारत हजारों साल से गुलाम है। एक दूसरा कहते हैं, अच्छा नहीं, हजारों साल से नहीं, 1000 साल से है, गोरी से लेकर महमूद गजना के महमूद से। फिर कहते नहीं नहीं नहीं, 600 साल से गुलाम है। फिर मेरा डांट लात मार खा के अब कहते हैं 600 साल से संघर्षरत है। अरे नालायकों, 600 साल मतलब
कम से कम 14वीं शताब्दी से 2000 तक, या 13वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक। राजसमंद कब का? लेट 17th सेंचुरी, लेट 17th, लेट लास्ट फेज ऑफ 17th सेंचुरी, अंतिम तुम्हारे 600 के मध्य में। बिल्कुल। कौन जिसको औरंगजेब को तुम अपना बाप बताते हो, हरा रंग मानचित्र पर पोत के, अफगानिस्तान से लेके बंगाल से नीचे तक सब हरा रंग पोत के ये राजा है। तब ये बताओ इस स्केल के कंस्ट्रक्शन में कितना धन लगेगा, एक कितने प्रकार का स्थापत्य का स्किल लगेगा, दो, और उसके बने रहने की एक्सपेक्टेशन क्या होगी, अपेक्षा क्या होगी। तुम्हारे अनुसार तो औरंगजेब का काल है, तुम्हारे अनुसार तो सब अंधेरा है, हिंदू एकदम घटा मिटा खत्म है। मेवाड़ के महाराणा को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये टिड्डे वहां उड़ भी पाएंगे, तोड़ने की बात छोड़। और इसी के साथ 10-20 और जोड़ दो, उदयपुर बन रहा है। कौन सी शताब्दी भैया? 17वीं शताब्दी, 16वीं उदयपुर 16वीं शताब्दी, बीकानेर 14वीं, 13वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, जोधपुर जोधपुर तो किला, भारी किला। हाँ हाँ, भरतभट्ट प्रथम, मेहरानगढ़, मंडोर आ जाते हैं भरतभट्ट प्रथम। तो मंडोर का आरंभ हो जाता है 9वीं शताब्दी। और लेकिन जोधपुर का किला बीकानेर के साथ ही बना है शायद, मुझे गलत जोधपुर का किला राव बीका के राव जोधा के बेटे हैं राव बीका। राव बीका से 20 साल पहले जोधपुर। हाँ ठीक। अब आइए जैसलमेर, और केवल किले क्यों जी? जैसलमेर 12वीं शताब्दी में निर्मित हो रहा है, जैसलमेर 12वीं शताब्दी में निर्मित हो रहा है, लेकिन उसका आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड उसको मौर्यों के काल में ले जाता है। ठीक है। और तुम क्या बता रहे हो कि गजना का कोई महमूद है, घूर का कोई महमूद है, भारत गुलाम। तो तुम लोग वज्र मूर्ख क्यों हो? भारत माता की तुम पर आशीर्वाद है भक्ति के कारण, इसलिए भाजपा बनाकर शासन कर रहे हो। किंतु तुम ऐसे वज्र मूर्ख हो, तुमको ना कोणार्क याद है, उत्तर भारत की मैं बात कर रही हूँ, ना तुमको खजुराहो याद है, ना तुमको। एक छोटा सा इसके लिए कहता हूं मैं कि इन तुर्कों और मुगलों को एक छोटा सा मौका मिलता है जब ये जमरूद पार करके, सरगोधा पार करके और सरिंद के आगे सरिंद दीपालपुर आके टिक जाते हैं, तो इनको एक खुला मैदान मिलता है, खुला मैदान तुर्कों। मैं अभी भैया थोड़ा सा समय और लूंगी, फिर आपकी बात करूंगी, क्योंकि जो सुनने वाले हैं इसीलिए मैं बैठी हूँ ना। भैया का बड़ा स्कॉलरशिप मेरी खोपड़ी में ठीक से नहीं घुस रहा है। अब दिमाग लगा रही हूँ, जमरूद कहाँ है, सरहिंद कहाँ है, कुछ तो वो सब तो हेरात उरात तो मैंने नक्शे में बैठा लिया, सुनने वाले और ना बैठाएंगे। और जो हमारे वज्र मूर्ख भक्त लोग हैं, उन लोग जमरूद को अमरूद बना के खाने में लग जाएंगे। तो सुनने वालों का भी ध्यान करके मैं बात कर रही हूँ। शेखावटी में हम मारवाड़ियों की हवेलियां, केवल शेखावती में क्यों हवेलियां, बीकानेर में हवेलियां, बीकानेर में गई, मैं तो बीकानेर गई थी, वहां उन किनका है ना, राम सिंह की हवेली, किसकी है, एक हवेली मैं देख गई थी। वैसी हवेली तुम्हारे विक्टोरिया, तुम्हारे क्यों बंदरों, वज्र मूर्ख बंदरों, तुम्हारी महारानी जो विक्टोरिया है उसकी हवेली हेली तो छोड़ो, उसके पूरे देह में टट्टी लगी हुई है, ये वहां का रिकॉर्ड है। उसका घर द्वार कैसा था ये जानना हो तो अंग्रेजी में एक फिल्म है मिसेज ब्राउन,
उसको देख लो। यानी भारत का नहीं, राजस्थान का, भैया ने मुझे बताया, हम लोग के क्या राजस्थान रेत है, रेत, खेती बाड़ी नहीं है, सब अकाले अकाल है। तब बताए वो, यही बताएंगे, वो मैं नहीं दोहरा रही हूँ। वहां से हम लोग को क्या बताया गया है कि रस्सी और लोटा लेके निकले हुए मारवाड़ियों की जो हवेलियां है, तुम्हारा जो वर्साई है फ्रांस में, पानी भरता है, और एक नहीं है, अनेकानेक है। और बीकानेर में एक हवेली हमको ले गए, उसको दिखाया कि उनके बेटे का विवाह हो रहा था, तो बेटा और बहू के लिए जो कमरा बना, उस कमरे की पूरी दीवार पर सोने की पेंटिंग थी। उसका एक फ्रेम हमको बीकानेर में लाल मठ के संबित सोमगिरी जी महाराज ने मुझे और पंकज जी को गिफ्ट किया। वो भी सोने से और मीनाकारी के काम से था। कब? 18वीं शताब्दी। तुम लोगों के अनुसार भारत सोने की चिड़िया था, सोने का पहाड़ नहीं था, सोने का खजाना नहीं था, सोने का समुद्र नहीं था, चिड़िया थी जिसको सब लूट पीट ले गए। कहा ले गए लूट पीट के? गजना और घूर में, उसका कुल कहानी भैया बताएंगे। और अफगानिस्तान में ले गए, और ईरान ले गए, और अरब ले गए। और वज्र मूर्खों, तुमको ये नहीं पता है, अरब 8वीं शताब्दी से लेकर 1933 तक, 33, 32, 36 तक तुर्कों का गुलाम है, पहलवियों का गुलाम है, ईरान का गुलाम है। तुमको क्यों नहीं पता? भारत माता के भक्त तो हो, यहाँ से अपर हिस्सा खाली है, तो लिखने पढ़ने के काम से, इतिहास संकलन समिति के काम से आउट। जी भैया। दीदी कुल मिलाकर के एक मिनट और, एक मिनट और। इन्होंने एक बात की, राजसमंद झील की, महल की नहीं बात की। महाराणा पानी का इंतजाम कर रहे हैं, तो पानी बना दें। उसके बाद वो कह रहे हैं केवल पानी इंजीनियरिंग नहीं है, झील नहीं है, समुद्र है। राजसमंद का वही मतलब हुआ ना, राज समुद्र ही लिखा हुआ है। राज समुद्र लिखा हुआ है। और सुनिए, वो आज तक टिका हुआ है। और केवल इतना नहीं है, वहां पर नक्काशी और कलाकारी ऐसे है, दे बिल्ड लाइक जायंट्स एंड दे डेकोरेट लाइक ज्वेलर्स। मैं तो गई नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही वर्णन कर रही हूँ, विवेक भैया हाँ या ना कहिए। हाथी होंगे, घोड़े होंगे, जो बिल्कुल सही। गहना हाथी पहने, हाथी घोड़े की मूर्तियां गहना पहनी होंगी, कान में, बिल्कुल हाथ में, घोड़ा गहना पूरा पहना। सुसज्जित। सुनिए, हाथी और घोड़ा कब? जब तुम्हारे अनुसार सोने की चिड़िया लुट-पुट गई है, निर्धनता है, अंधेरा है। अरे मूर्खों, राज संबंधी जाके देख लो। अरे मूर्खों, उदयपुर जाके देख लो। दीदी मैं नहीं गई आपको हूँ। इसका सुंदर सुंदर वर्णन बता देता हूँ कि आजादी के बाद मेवाड़ राजमहल से कबाड़ ऑक्शन किया गया। तो आजादी परचेज के बाद मत बोलिए, 1947 के बाद बोलिए। उन्नीस सौ आजाद तो सैतालीस में 1947 के बाद मेवाड़ राजमहल से कबाड़ ऑक्शन किया गया। उस कबाड़ में 6 हाथी बांधने की लोहे की चेनें ऑक्शन हुई। उनका एक एक का वजन जो था वो 33-33 किलो होता था, 33 केजी एक चेन का वजन। ऐसी 6 चेनें थी, बिक गई। खरीदने वाला हमारे यहाँ का एक कबाड़ी था, बोरा समुदाय का। ये दाऊदी बोरा जो है ना, सैयदना वाले, बॉम्बे में जो रहते हैं सैयदना, उस वाले, वो कबाड़ी था। उसने खरीदा और घिसा, सोना निकला। हाथी बांधने की चेन, सोने की। 33 किलो की चेन कबाड़ में बेचा 15 अगस्त 1947 के बाद, और सोना निकला। एक कहानी मैंने सुनाई है मेरे दादाजी की।
20-25 साल की आयु में इंदौर गए। वो होगा 1947 से पहले का, 30-35 का। कोई कपड़े वपड़े का काम लेके, घोड़ा बीमार था, परेशान था, मेरे दादाजी ने उसका इलाज बताया, वो ठीक हो गया। तो महाराज ने एक पन्ने का हार दिया। वो हार मेरा छोटा भाई मुझे दिया कि भाई तू ले, दादाजी भेजे। हमने कहा हम नहीं पहनेंगे, लगता है जैसे कोई घोड़ा का चीज है। इतना मोटा मोटा पन्ना मेरे अंगूठे के बराबर और चेन की तरह में बंधा हुआ। तो भाई हंसता हुआ छोटा बोला, अशोक भाई सचमुच में ये घोड़े का ही हार है। 20वीं शताब्दी में इंदौर महाराजा, भारत का चक्र, रुकिए, भारत का चक्रवर्ती सम्राट नहीं, वन ऑफ मेनी प्रिंसली स्टेट्स। किंग कौन है? वो एडवर्ड और जॉर्ज और वो विक्टोरिया, जो भारत के एक नौकर अब्दुल से इश्क कर रही है। ये 24 साल का है, वो 70+ है। और वो एक व्यापारी ने एक घोड़े को ठीक कर दिया, बताया कि महाराज ये कर दीजिए तो घोड़ा ठीक हो जाएगा। तो 2014 में मेरे भाभी के छोटे भाई के विवाह में मैंने वो हार गले में देखा। उस समय उसकी कीमत 1 करोड़ के आसपास थी। 2014 नहीं, ये बात है 90-92 की। 1 करोड़ का हार था। तो सब हंस रही थी भाभियां कि भाई आपको तो घोड़ा घोड़ा दिखता है, करोड़ का हार नहीं दिखता है, हम लोग को एक एक पन्ना ही बांट दी होती। ये कब बता रहे हैं? निर्धन भारत। अरे वज्र मूर्खों, मियाँ से भारत नहीं लड़ रहा था, मियाँ टियाँ भारत से लड़ भिड़ के, भारत के कुछ लोगों से लड़ भिड़ के अपनी जगह बना रहे थे। हाँ भैया। दीदी, एक किस्सा सुना देता हूँ मुगलों का। 1615 में मेवाड़ मुगल ट्रीटी होती है, हम लोग युद्ध समाप्त करते हैं। कौन सी शताब्दी में, कौन सा था? 1615 ईस्वी। ठीक। महाराणा अमर सिंह से 17 युद्ध हारने के बाद जहांगीर मेवाड़ को ऑफर करता है कि हम युद्ध बंद कर देते हैं। 17 युद्ध हारता है, किससे? महाराणा प्रताप से नहीं, उनके पुत्र उनके सुपुत्र। जिस सुपुत्र के बारे में तुम लोगों ने कविता गढ़ रखा है कि घास की रोटी नहीं मिली, वो कौन सा बन बिलाव लेके भाग गया? अरे वो उस वक्त 16 साल की आयु में, 16-17 साल का था जब बन बिलाव की कविता के बारे में रिकॉर्ड किया जाता है हल्दीघाटी के युद्ध के बाद। और वो हल्दीघाटी के युद्ध में प्रताप और रनिवास की रक्षा कर रहा था। उसकी 2 साल बाद कोई बिल्ली आकर के उसके हाथ से ले जाएगी, बिल्ली को मार न डाले वो। अरे रुकिए रुकिए भैया, रुकिए। उस अमर सिंह से उनके पुत्र, तुम्हारे अनुसार तो महाराणा प्रताप बेचारे वन वन में घूम रहे थे, उनके पुत्र अमर सिंह बेचारू और जहांगीर, भारत का बादशाह, वही मुगले आजम वाला, सलीम अनारकली वाला, 17 बार हारा मेवाड़ से, बेचारा राजस्थान में रेगिस्तान में। ये बता रहे हैं विवेक भटनागर, मूर्खों इतनी मूर्खता मत करो कि लोग तुम लोग का नाम ले लेके कहें कि मूर्खता किसी को कहना पड़े कि वो मूर्ख है तो कहे इतिहास संकलन समिति ई ऐसी मूर्खता मत करो तुम। जी भैया, विवेक भटनागर पहचान और विस्तार देख रहे हैं आप लोग। हम बहुत कोशिश किए कि इनसे सीख के हम ही बोल दें, मेरे बस का नहीं था। जी विवेक भैया। उस अमर सिंह ने ट्रीटी करने के लिए स्वयं जाने से मना कर दिया था। 17 बार जो हराएंगे वो काहे जाएंगे? मैं और न दिल्ली से किसी दूत को मैं यहाँ एंटरटेन करूंगा, ये भी उसने मना कर दिया था। उसने नहीं, उन्होंने, हमारे सम्राट, उन्होंने। ऐसा है, ऐतिहासिक परिभाषा में किसी को भी हम लोग रिकॉर्ड पर किसी को नहीं लिख रहे थे, इसलिए मैंने उसने बोला नहीं तो मेरे लिए तो परम आदरणीय, मैं तो उसी परिवार का एक जागीरदार रहा, सेवक रहा।
तो मेरे लिए तो परम आदरणीय वो। हम लोग मेवाड़ परिवार के जागीरदार के वंशज से बात कर रहे हैं, ऐसे वैसे से नहीं, ये मेरे को तथ्य नहीं पता। हमारे लिए तो वो परम आदरणीय है। और मेवाड़ की एक परंपरा है कि व्यक्ति पूजा नहीं है वहां पर। हाँ हाँ। वहां पर व्यक्ति पूजा नहीं है, वहां का राज सिंहासन है, किसी राजा के प्रति समर्पण नहीं है किसी का। तो राज सिंहासन के प्रति समर्पण है, जो सिंहासन पर होगा उसके प्रति समर्पण है। और सिंहासन एक एकलिंगनाथ का का दीवान है ये लोग, तो है ना। मंत्री। ये परमेष्ठी राज्य विधान कहलाता है। अच्छा, परमेष्ठी राज्य विधान जी। तो ये परमेष्ठी राज्य विधान है मेवाड़ में, इसलिए व्यक्ति पूजा नहीं है वहाँ। तो महाराणा अमर सिंह जो है वो मना कर देते हैं कि हम ट्रीटी के लिए उदयपुर से बाहर नहीं आएंगे और मैं स्वयं किसी भी तरीके के मुगल अधिकारी से वार्ता करने के लिए उपस्थित नहीं हूँ, मुगल बादशाह से भी नहीं मिलूंगा, समान स्तर पर भी नहीं मिलूंगा। अगर मुगल बादशाह को मेवाड़ से संधि करनी है, अगर मुगल शासक को मेवाड़ से संधि करनी है, तो मेवाड़ का महाराज कुमार मिलने के लिए। महाराज कुमार मतलब युवराज। अमर सिंह के बड़े बेटे कर्ण सिंह उस संधि को निष्पादित करने के लिए उदयपुर से दिल्ली भेजे जाते हैं। तो करण सिंह जैसे ही जहांगीर से मुलाकात करते हैं, तो जहांगीर उनको एक रत्न जड़ित कटार, कुछ घोड़े, कुछ हाथी, कुछ नकद देता है, स्वागत करता है और आदेश देता है कि इसको मुगल हरम में ले जाया जाए। जो पूरे मुगलिया इतिहास में सिर्फ एक बार हुआ कि कोई राजपूत महाराज कुमार मुगल हरम में किसी मुगल शासक की रानी द्वारा, बेगम द्वारा सम्मानित किया गया। ये अवसर जन्म भर गुलामी करके भी जयपुर वालों को नहीं मिला। वो महाराज कुमार जब जहांगीर से मिलता है तो अपनी पिता की तरफ से एक भेंट देता है। अभी दीदी ने बोला कि अंगूठे के बराबर पन्ना, उससे जड़ा हार 1 करोड़ से ज्यादा कीमत का है। वो 176 कैरेट का पन्ना भेंट करता है। अरे बाप रे, अरे बाप, जरा बताइए आकार कितना बड़ा होगा भैया 176 कैरेट? उसका वजन करीब करीब होगा 400 ग्राम के करीब। अरे बाबा रे, यानी इतना बड़ा और पेपर वेट जैसा, जिसको बाद में नादिर शाह आक्रमण के समय अपने साथ ले गया। भिखमंगे, सब के सब भिखमंगे, इनको डकैत कहना भी मेवाड़ ऐसे मेवाड़ के लिए ये कह दिया जाता है कि मेवाड़ का एक कर्मचारी जो प्रधान के पद पर काम करता है, ओसवाल जाति का महाजन, जो मेवाड़ के लिए इतना समर्पित है कि अपना पूरा जीवन मेवाड़ के लिए खपा दिया उस व्यक्ति ने, वो मेवाड़ के महाराणा को कुछ अनुदान देता है जिससे महाराणा लड़ पाता है। अरे जिस महाराणा के पास इतनी संपत्ति है कि उसके पास में चांदी की खदान है पूरी, जिसका ऑफिशियल आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड से लगा के प्रेजेंट तक 3500 साल की माइनिंग की हिस्ट्री है। यही दिलेर में है ना? नहीं, यही हल्दी घाटी के युद्ध के बाद की बात है ये सब। तो कहाँ है वो खदान? जावर की खदान है। जावर की खदान है। हिंदुस्तान जिंक आज माइनिंग कर रहा है, प्रतिवर्ष 108 से 110 टन चांदी ऑक्शन करता है अकेली एक खदान। 3500 साल से जावर में जो महाराणा चांदी की खदान है, 3500 साल से वहां से माइनिंग हो रही है और ये मेवाड़ के आधिपत्य में है। और ये कहानी ये भामाशाह वाली कहानी का आप संदर्भ दे रहे हैं ना? हाँ। सोचिए, आप लोगों के अनुसार महाराणा प्रताप हल्दी घाटी हार गए, बेचारे जंगल जंगल घूम रहे हैं। वो 17 बार हारे हुए जहांगीर को एक टोकन गिफ्ट भेज रहे हैं, हारा हुआ को
क्योंकि रिटर्न गिफ्ट देने का रिवाज है, पता है वो बहुत देगा ट्रिब्यूट, तो एक रिटर्न गिफ्ट, यानी हम 500 का लाए तो 50 रुपए का कोई गिफ्ट दे, उसमें हारे हुए को आधा किलो का एक पन्ना ले जा, उसको दे दे, यही है ना। हाँ, ऐसा ऐसा समृद्धशाली मेवाड़ गरीब घोषित कर दिया जाता है। बाबरनामा में लिखता है, सुनो भाई, कम्युनिस्टों ने जो किया सो किया, हमने भी किया ना बाद वो में। वो दोगले भेड़ मियाँ ने किया सो किया। अरे देशभक्त बंदरों, कुछ तो लज्जा करो, लज्जा नहीं आती है, चुल्लू भर पानी, नहीं तो नाकी दबा लो, पानी भी क्यों बर्बाद करो। जी विवेक। और उसी परिवार में महाराणा प्रताप के दादा महाराणा सांगा के बारे में जब वर्णन करता है बाबर अपनी पुस्तक, जिसको कि हम लोग ऑफिशियली खराब मानते हैं कि क्या पता उसके समय की हो ना हो, क्या विषय है, इस विषय को मैं छोड़ भी दूं तो बाबर ना भी लिखे या उस समय में किसी व्यक्ति ने जिसने भी लिखी वो लिखता है कि मेवाड़ का राजस्व जो है काबुल के कुल राजस्व से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि काबुल साल में 2 करोड़ का राजस्व पैदा करता है और मेवाड़ का एक महीने का राजस्व 10 करोड़ है। 1508 से 1527 के बीच 120 करोड़ का रेवेन्यू स्टेट है मेवाड़। शायद अरे उस वक्त वाले सुनो विवेक जी को, और ये सब उस रिकॉर्ड पर वक्त कर रहे हैं। उस वक्त दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा इस भारत के सिवाय जिसका राजस्व 120 करोड़ का रहा हो। आधे भारत का ही था वो तो, पूरे भारत की तो बात ही करेंगे अलग से। जीडीपी ग्रोथ की गिनती कर लो, आज के अकॉर्डिंग उस करेंसी का इवैल्यूएशन कर लो, वो ट्रिलियन, 17 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन सबको पीछे छोड़ दें। तो दूसरा सुनने ये वाले गणित के जानकार हो उस काम को कीजिए। दूसरा ये है कि उस वक्त मेवाड़ पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण कितना बड़ा है उसका एग्जांपल दे देता हूँ। उसका उत्तर में आखिरी किला मुल्तान के किनारे बहावलपुर के ऊपर देरावर का है और दक्षिण पश्चिम में उसका आखिरी किला कच्छ के निकट थट्टा में है, दरेड़। पूरब में उसका आखिरी किला जो है वो रायसेन के अंतिम छोर पर काला काकर है उत्तर की तरफ, और दक्षिण की तरफ आमला स्टेशन जिसको आज कहते हैं, जो कि गोंडों की राजधानी थी तब, वो फोर्ट आमला के पास वाला किला, उसका शायद कौन सा गढ़ है वो, 84 गढ़ या समथिंग नाम है उसका, वो मेवाड़ का आखिरी बॉर्डर है। नॉर्थ में पकड़ूं तो भटिंडा है और साउथ में पकड़ूं तो अहमदाबाद का बॉर्डर है प्रेजेंट। ये है मेवाड़ साम्राज्य, ये सांगा का साम्राज्य। चक्रवर्ती चक्रवर्ती राज्य है, महाराणा सांगा, महाराणा संग्राम सिंह। और एक खानवा के युद्ध में उसकी आंख में तीर लगने से वो युद्ध के मैदान से हटता है और सारे ये वामपंथी और सारे के सारे मुल्ले उसकी हार की घोषणा करने के लिए आतुर हैं, जबकि और बाबर नामा में खुद लिख रहा है कि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं बयाना की तरफ 2 कदम भी बढ़ाऊं, मैं सीकरी की तरफ पीछे लौट गया हूं। और दूसरे दिन सीकरी की से निकल करके उटांगन नदी के किनारे आया हूं तो राजपूतों को ढूंढ ढूंढ के उनके सिर काट काट करके मैंने कहो बच्चा, मतलब उटांगन नदी के किनारे पर बना एक छोटा सा पहाड़ है जिसको कि तुर्की में कोह बच्चा कहते, कोह का मतलब पहाड़, बच्चा मतलब छोटा, कोह बच्चा पर 10 सिरों से एक मीनार बना दी ताकि मेरी जीत को प्रमाणित कर सकूं।
इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया और मैं लौट गया हूँ, सीकरी आ गया हूँ। एक मिनट भैया, जो सो कॉल्ड बाबरनामा है, इस वार्ता के बाद मैं उससे पढ़ के सुनाऊंगी, आप लोग दंग रह जाएंगे। एक सिंगल रेफरेंस सो कॉल्ड बाबर, जिसने भी उसका लिखा है उस पर अलग चर्चा करूंगी। एक सिंगल रेफरेंस महाराणा सांगा के साथ युद्ध का नहीं है, जीत का भूल जाइए। मैं पढ़ के सुनाऊंगी। जो ट्रांसलेटर है, अब अब एक जो और चीज मूल भाषा से जिसने ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किया है, अंग्रेजी से हिंदी में हुआ है, फ्रेंच में, उसने 17वीं शताब्दी का एक डॉक्यूमेंट जिसको ये लल्लू, देशद्रोही, कम्युनिस्ट और दोगला भेड़ कुरान का शब्द है मुनाफिक और मुशरिक के लिए। मियाँ सब, ये दोगली भेड़े भी जिसको कहने का साहस नहीं करती हैं, वो काम बंदर करता है। भारत माता का भक्त उल्लू का पट्टा, पट्टा माने चेला, उल्लू कौन है? कम्युनिस्ट। इतिहास संकलन समिति, हिम्मत हो तो मुझ पर मानहानि का मुकदमा करो, मैं तुमको सार्वजनिक रूप से उल्लू का पट्टा कह रही। मैंने अपनी पुस्तक भेजी थी, भारत कभी पराधीन नहीं। दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं बतियाए। इनके 3 शीर्ष लोगों से 2014 में दीनदयाल शोध संस्थान में मैंने बात किया। तीनों का नाम आवश्यकता होगा तो लूंगी कि भाई किताब को देख लो, बड़ी मेहनत से लिखा है, बहुत कमियां होंगी। तब तक विवेक जी से भेंट नहीं हुई थी। तो इसको देख दाख लो, इतिहास वालों से करा के और पुष्ट करके, कोई कमी हो गलती हो उसको हटा के पुष्ट करके इस थीम को बढ़ाओ। अब एक डॉक्यूमेंट, और मैंने तो थॉट दिया था, लेखन पूरा पंकज जी का था। पंकज जी की लेखनी का लोहा कम्युनिस्ट सब तो भाग जाते हैं, और इकोनॉमिक्स में कम्युनिस्ट सब मेरे सामने थर थर कांपते हैं। तो ये संघ वाले जो 3 शीर्षस्थ, 2 की तो समझ में आ गया, इतिहास संकलन समिति के वज्र मूर्खों के कारण हे। तो मैंने कहा मैं अकेले अपने दम पर देश में प्रचार कर दूंगी। सुनिए, राजस्थान में बैठे हैं ये विवेक भटनागर जी, क्या कह रहे हैं? सारे साक्ष्य इनके पास उपस्थित है, और स्वाभाविक है जो कह रहे हैं वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। 4 साल से इनको घेरते घेरते आज वार्ता पर लाई हूं, और ये नहीं सुने तो जाके उदयपुर बैठ जाऊंगी, और 10 या 12 इनसे वार्ता कम से कम करूंगी, हो सकता है 50। उसके बाद मूर्खों नाक ही दबाना पड़ेगा, चुल्लू भर पानी में प्राण ना निकल पाए। और नाक आप नहीं दबाओगे तो मैं दबाऊंगी। अभी 10 साल 12 साल मेरी आयु बची है। जी भैया। तो भैया बहुत बड़े विद्वान हैं, उनको ये हस्तक्षेप पसंद नहीं आएगा, लेकिन आयु का लिहाज कर रहे हैं। अरे जी, मेरे को सब पसंद है दीदी, आपकी हर बात स्वीकार है। जी भैया। डॉक्टर धर्मवीर शर्मा को बहुत लोग जानते हैं, वो आगरा सर्कल के आर्कियोलॉजी के डायरेक्टर है एएसआई से। डॉक्टर धर्मवीर शर्मा ने सीकरी का आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया, बयाना का भी किया और कणवा का भी किया। जिसको खानवा कहते हैं उसका मूल नाम कणवा है। तो उस पूरे सर्वे में उन्होंने 3 चीजें बहुत अच्छे से स्थापित करी कि उटांगन नदी के किनारे खानवा सीकरी से करीब 19 मील दूर है, और 4 मील दूर, 19 कोस दूर है और 4 कोस दूर है बयाना से। मेवाड़ की सेना बयाना की तरफ खड़ी है, उनकी सेना उटांगन नदी की तरफ खड़ी है। मेवाड़ की सेना 1 लाख है, उनकी सेना 20,000 है। उनके पास मस्केटियर से जो फायर करते हैं, हाथी घबरा करके पीछे होते हैं। मेवाड़ की सेना उनको लेकर के आगे बढ़ती है, और तो
ये मैं आपको स्टेटमेंट देने के बाद में बताऊंगा कि ये मैं कहां से कह रहा हूं। तोपों में घोड़ों के मुंह और लोगों के सिर घुसा दिए और तोपें फाड़ दी। ये बात विद्याधर की ख्यात में लिखी हुई। इसको जरा सिकरवारों, समझाइए, विद्याधर का ख्यात क्या है, मैं नहीं जानती। विद्याधर की ख्यात जो है सिकरवारों के इतिहास का रिकॉर्ड है, जो मुरैना से प्राप्त हुई। कहाँ है इस समय? धर्मवीर जी शर्मा से पूछना पड़ेगा इस वक्त वो कहाँ प्रोटेक्टेड है। मैंने उनसे इसकी जानकारी नहीं ली, लेकिन मैंने उस पूरे रेफरेंस को पढ़ रखा है जो उन्होंने अपनी पुस्तक में डाल रखा है। धर्मवीर शर्मा जी कहाँ रहते हैं? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली देखो ऐसे ऐसे विद्वान बैठे हुए हैं। और उस विद्याधर की ख्यात के अन्य में विद्याधर जो सिकरवारों का लेखक है, वो सिकरवारों को गाली दे रहा है कि तूने तेरे राजा का समर्थन क्यों नहीं किया, बाहर क्यों नहीं आया लड़ने के लिए। लेकिन मेवाड़ की हिस्ट्री ये कहती है कि विद्याधर की ख्यात में एक कमी है, क्योंकि एक तरफ सीकरी है जो सिकरवारों के पास है और दूसरी तरफ धोधगढ़ है जिसका राजा धामदेव सिकरवार है। सीकरी सिकरवारों के हाथ से जा चुकी है और धामदेव सिकरवार धोधगढ़ में है। उस धोधगढ़ में महाराणा सांगा कहता है कि युद्ध तक तुम लोग मैदान में नहीं आओगे, युद्ध के बाद अगर कोई समस्या पैदा हो जाए तो राजपूतों की सुरक्षा के लिए सिकरवार काम करें। ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ प्रोटेक्शन नहीं है, हम लोगों ने पूरा प्रोटेक्शन मैनेज कर रखा। तो उस विद्याधर की ख्यात के अनुसार जो कमी छोड़ी वो मेवाड़ पूर्ति कर देता है। मेवाड़ के रिकॉर्ड्स उसकी पूर्ति कर देते हैं कि मेवाड़ ने महाराणा ने अपने एक जागीरदार को, अपने एक श्रीमंत को, जागीरदार का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं मेवाड़ में। मेवाड़ में मंडलिक का कॉन्सेप्ट है, गवर्नर्स बनाए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, और वो ट्रांसफरेबल है, वो स्थायी नहीं होते। ये सभी लोग ध्यान रखें कि मेवाड़ में पहली बार स्थायी जागीरदारी बंदोबस्त महाराणा प्रताप से 5 पीढ़ी बाद महाराणा संग्राम सिंह सेकंड करते हैं, जब वो जागीरों को स्थायी कर देते हैं। नहीं तो मेवाड़ में कोई जागीरदार किसी पद पर स्थायी नहीं। यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल मौर्यों वाली है, जहां पर गवर्नर्स अपॉइंट होते हैं अलग अलग रीजन्स में। ओके, क्योंकि सौराष्ट्र में पुष्यगुप्त का हमको पूरा का पूरा वर्णन मिलता है कि वो पुष्यगुप्त जो है, जो सुदर्शन झील बना रहा है अशोक के समय में, उसका पूरा वर्णन मिलता है कि वो गवर्नर है, वहां का मंडलिक है। तो मेवाड़ ने मंडलिक ही नियुक्त किए, मेवाड़ ने कभी भी स्थायी जागीरदार या राजा नियुक्त नहीं किए। तो ये सब मेवाड़ के मंडलिक है। जबकि बार बार इन लेखकों ने मेवाड़ को लिखा गया राजपूत कॉन्फेडरेसी, नॉट स्टेट। हाँ हाँ हाँ, बहुत सही। जबकि सांगा की 1 लाख की पेट्रोल सेना आई कहां से? चित्तौड़ में थे क्या 1 लाख लोग? ये राजपूत कॉन्फेडरेसी नहीं है, ये भारत का साम्राज्य है। और ये कहना, ये बात कहने के लिए कि भारत का अंतिम साम्राज्य या सम्राट जो है वो हर्षवर्धन है, इसलिए ये कहानियां गढ़ी गई। तो गढ़ने वाले कौन है? कम्युनिस्ट और दोगली भेड़े। कम्युनिस्ट, दोगली भेड़े और मारने अंग्रेज वाले, सभी है। नहीं नहीं रुकिए, और तीसरा है उल्लू के पट्टे। वो तो तीन समझते ही नोट नहीं समझ, है। 3 समझ लिए ना? कम्युनिस्ट, दोगली भेड़े और उल्लू के पट्टे, इन दोनों के पट्टे। इनको शिष्य शब्द थोड़ी पसंद आएगा। पट्टे, शागिर्द, उस्ताद, ये बड़ा अच्छा लगता है। हाँ चलिए। हाँ भैया। इस प्रकार इतने बड़े साम्राज्य को छोटा सा आंकना और बाबर को, जो आगरा तक सीमित है, उसको भारत का सुल्तान बना देना, बादशाह बना देना, कहाँ तक ठीक है? हमको शत्रुबोध इतना मजबूत है
कि महाराणा प्रताप ने अकबर को कभी बादशाह नहीं कहा, तुर्किया तुर्किया कभी दिल्ली का शासक नहीं कहा, उसको कहा तुरक और मलेच्छ। लेख कभी उन्होंने अपने जीवन काल में अकबर को राजा नहीं बोला, अकबर नहीं बोला। तुरकिया तुरक। हमको इतना बड़ा शत्रुबोध है, लेकिन आगे वाले लोगों को ये शत्रुबोध समाप्त हो गया। ये मेरा कष्ट है। किसी को समाप्त नहीं हुआ है, केवल 3। कौन 3? कम्युनिस्ट, दोगली भेड़, उल्लू का पट्टा। चौथा नहीं। एक दोहा सुनाता हूं कि हम लोग कैसे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है। हम लोग वो लोग हैं जहाँ पर मेवाड़ में एक बार एक कहानी, बड़ी सुंदर लोक कथा है कि बहुत ज्यादा जंगली सुअर हो गए, वाइल्ड बोर्स हो गए। तो मेवाड़ के महाराणा लाखा ने एक आदेश जारी किया कि जंगली सुअरों को मारा जाए ताकि खेती खराब ना करे। और चूंकि मांस खाने वालों के लिए भक्ष्य है, इसलिए मार करके उनको दे दिया जाए। दूसरा, मैं इस पक्ष में स्पष्टीकरण के साथ कह देना चाहता हूं कि महाराणा अमर सिंह सेकंड तक मेवाड़ के कोई राजा शराब पीने वाले और मांस खाने वाले नहीं। अरे बाबा, मांस नहीं खाते हैं, नहीं खाते। और तो उल्लू के पट्टे कह रहे हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो सुनने वाले इन सबको कहिए लल्लुओं के पट्टे, अगर उल्लू नहीं कहना चाह रहे हैं तो। अब इस आदेश का काम क्या था कि सुअर मार डाले गए। अब इस एक्शन से, इस क्रिया से कहानी पैदा होती है कि आखिरी सुअर का जोड़ा मेवाड़ की अरावली की पहाड़ियों में जिंदा बचा है और गुफा में बैठा है, और बाहर राज्य के सैनिक घूम रहे हैं, सुअरों को ढूंढ रहे शिकार करने के लिए। तो हमारे यहाँ पर सुअर को भूंडा कहते हैं और सूरड़ी को भूंडण। तो भूंडण अपने सुअर को भूंडा कहते हैं और सूरड़ी को भूंडण, भूंडा और भूंडण। तो वो भूंडा जो है, भूंडे से वो भूंडण कहती है कि पीछे गुफा में एक रास्ता है, निकल करके मारवाड़ की तरफ भाग जाते हैं, जिंदा बच जाएंगे, आखिरी है हम। इनको अगर हमारे थोड़ी सी भी आवाज का पता चल गया तो ये गुफा को तोड़ करके हमको मार देंगे। इस पर लोक में एक दोहा प्रचलित है कि वो सुअर जो है, भूंडा जो है, अपनी भूंडण को उत्तर देता है दोहे में कि मगरो छोड़ू हूं नहीं, भूंडण मत बिलमाए। ये मगरा, ये पहाड़ में नहीं छोड़ूंगा, तू परेशान मत हो सूरड़ी, भूंडण परेशान मत हो। सेला टकरा जेल से हूं, इनके भालों की टक्कर में जेल सकता हूं, लेकिन भाग नहीं सकता हूं। क्यों? भाग्या वंश लजाए, भागे भाग करके मेरा वंश लज्जित होगा। हमारे यहाँ का जानवर इतना पराक्रमी है, मनुष्य की बात छोड़। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। और पट्टो सुनो, हम लोगों ने जीवन कैसे जिया है कि वीर सतसई में झुरिमल मिशन ने एक दोहा लिखा कि अपने बच्चों की मृत्यु का समाचार सुनकर के माता क्या बोलती। माता कहती है कि 7 पुत्र ने में लिया, सातों कटिया 7। 7 बेटों को युद्ध में भेजा, सातों के सातों एक साथ मर गए। फिर दे तो फिर मिलती माइन सासे नाथ। ईश्वर, अगर तू मुझे और देता तो मैं और भेज देती मरने के लिए। हमारा पराक्रम ये। और ये कहानी जो है, ये महाराणा प्रताप के पूर्वजों से संबंधित है। हरि सिंह बड़ लखम सिंह के 7 बेटे, 2 बेटे युद्ध से लौटे, 7 बेटे युद्ध में रहे। तो 2 बेटे में से एक का बेटा, वो जो अजय सिंह था, उसका बेटा था हमीर सिंह, जो बाद में जाकर के इस सिसोदिया वंश को चलाता है, इस गुहिलोत सिसोदिया वंश को चलाता है, जिसके सक्सेशन में 7वें नंबर पर महाराणा प्रताप है। और
एक बेटा जो था वो युद्ध में अतिरिक्त घायल हो जाने के कारण उसको युद्ध मैदान से भेज दिया गया सिसोदा। वो थे हरि सिंह जो बाद में महाराणा बने सिसोदा के। तो उसके अलावा 7 बेटे और पिता एक दिन में युद्ध में कट के मर गए अलाउद्दीन के खिलाफ। उस पर लिखा सूर्यमल मिशन ने 18वीं शताब्दी में क्या लिखा कि 7 पुत्र ने मिलिया सातु कटिया सात, फिर दे तो फिर मिलती माइण सासे नाथ। माँ जब मात्र तो छोड़ के माँ में ऐसा त्याग पैदा हो जाए राष्ट्र के प्रति, उस राष्ट्र से कोई मुगल कोई अकबर लड़ सकते हैं? जिनके हरम में जिनको इस बात का डर हो कि हमारी पत्नियों के साथ कोई और संबंध बना लेगा, इसलिए हिजड़े रखते हैं। उनको इस बात का वो हमसे लड़ लेंगे। उनका योद्धापन है ही नहीं और हमारा पराक्रम कम नहीं है, उसको कम करके दिखाया जाता है। उस गूर और गजना वाले लोगों को, जिन लोगों को कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के नाम से मस्जिद बनाने पड़ती है, इस्लाम की कुव्वत स्थापित करने के लिए, वो भी खुद की नहीं बना पाते, मंदिरों को तोड़ के बनाते हैं, है ना। वहां पर जब लोग बैठ करके ये दावा करते हैं कि कुतुब मीनार शमशुद्दीन अल्तमश ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर बनवाया था मस्जिद का मीनार, तब मेरा प्रश्न है कि 1216 में बनने वाला कुतुब मीनार, उसके बगल में 1299 में अलाउद्दीन एक मीनार बनाने की कोशिश करता है और वो 8 फीट से ज्यादा ऊंची नहीं बन पाती, 8-9 फीट से ज्यादा ऊंची, वहीं रुक जाती है। अभी भी वहां पड़ी हुई है अलाई मीनार आधी अधूरी। कोई मुझे ये बता दे कि तकनीकी तौर पर क्या वो इतने सक्षम नहीं रहे कि वो 9 मंजिला मीनार पुनः बना देते, और उसके लिए मात्र 70-80 साल का ही समय लगा कि तकनीक नष्ट हो गई उनकी। वाह वाह। क्या आखिर ऐसा क्या विषय है कि अल्तमश के शासनकाल में एक मीनार बन जाती है और अलाउद्दीन के शासनकाल में बन नहीं पाती, वो थोड़ा सा चढ़ के रुक जाती? कारण ये है कि जिस तकनीक को, जिस इंजीनियरिंग मेथडोलॉजी को कुतुब मीनार में प्रयोग किया गया, वो भारत के बाहर विश्व में किसी के पास नहीं। इंजीनियरिंग का मार्वल है वो। क्यों? क्योंकि उसमें छत नहीं, 9 अरे मंजिल कही जाती है पर कुतुब मीनार एक ही मंजिल है, उतनी ऊंचाई तक। अरे बाबा रे, अरे बाबा रे, सबसे भीतर ऊपर लगता जाकर के, है। सबसे हाँ ऊपर हाँ जाकर के छत बनती है उसमें। हाँ हाँ। ये तकनीक उन लोगों के पास नहीं है, आज भी नहीं है कि उतनी ऊंचाई तक बिना छत के चढ़ा दे। तो गजब बात बताए, गजब बात बताए। मार्वल ऑफ आर्किटेक्चर एवरी टाइम प्रूविंग दैट कि इन लोगों को कुछ नहीं आता है। मुगलों ने 3 दरवाजे बनाने का तरीका और विधान मेवाड़ से सीखा, त्रिपोलिया बनाने का। दिल्ली में एक ही त्रिपोलिया है, मेवाड़ में हर एक गांव में त्रिपोलिया है। त्रिपोलिया का मतलब? 3 दरवाजे एक साथ। 3 पोल। हाँ, 3 पोल। हाथी एक पोल सेंटर वाला जो पोल है, वहां तो से हाथी पोल। ईश्वर प्रवेश करेगा। अच्छा। राइट वाला जो पोल है, वहां से महाराणा अंदर जाएगा और लेफ्ट वाले पोल से एग्जिट करेगा। ओ हो। और महाराणा मरेगा तो उसको सेंटर वाले पोल से ले जाएंगे, ईश्वरीय मार्ग से उसको ले जाएंगे, मुक्ति का साधन है। ओ हो। तो हम लोग उस कॉन्सेप्ट को जीते हैं। भारतीय संस्कृति का केंद्र
कम से कम नहीं तो भी मैं 400 साल चित्तौड़ और उदयपुर में केंद्रित मानता हूं। सांस्कृतिक तौर पर मैं इसमें कभी विवाद नहीं करूंगा कि बनारस भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, वैचारिक राजधानी है, शैक्षणिक राजधानी है और तो 2000 धार्मिक साल धार्मिक भी है, मैं उससे मना नहीं करता। धार्मिक लेकिन सांस्कृतिक तो कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास। हाँ, बिल्कुल धार्मिक ही है, लेकिन बनारस से में जब समस्या पैदा होती है, ये पीरियड है 1276 के करीब का, जब बलबन बनारस पर कब्जा करता है, तो इस बनारस से निकले सभी विद्वानों को रक्षण देने का काम चित्तौड़ करता है, नागदा करता है। इसलिए आपको 1200 के बाद में उत्तर भारत में मार्वल ऑफ स्ट्रक्चर्स चित्तौड़, नागदा और उदयपुर में दिखेंगे और कहीं नहीं दिखेंगे। निर्मति और समिष्टि और व्यक्ति दोनों ही उसी वहीं पर पड़ी है। जांच ले, सभी लोग परीक्षण कर सकते हैं, इसके लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं कि उतना बड़ा काम कहीं नहीं हो रहा है। यानी हमको तानसेन की एक पुस्तक नहीं मिल सकती संगीत पर, लेकिन चित्तौड़ में बैठे महाराणा कुंभा संगीत सार लिखते हैं और वीणा वादक हैं, और ध्रुपद की जननी वो संगीत सार है, संगीत राज। न तो कोई ग्वालियर में स्वामी हरिदास के पास है, न कोई दिल्ली में बैठे या आगरा में बैठे तानसेन के पास है, या न किसी और के पास है, न बेजू बावरा समझता है। पुस्तक बताती है, सबको ज्ञान देती है, और वो पुस्तक है संगीत राज, जो सांगा लिखते हैं, कुंभा लिखते हैं, महाराणा कुंभा महाराणा कुंभा लिखते हैं। वो वीणा वादक है, वो गीत गोविंद पर टीका करते हैं, वो 4 भाषाओं में लेखन करते हैं, कन्नड़, मराठी, गुजराती और संस्कृत। हमारा कुंभलगढ़ फोर्ट बनाते हैं, उसको बताइए। नहीं, उसका पुनर्निर्माण करते हैं, कुंभलगढ़ का अपने नाम से पुनर्निर्माण करते हैं। उसका निर्माण, प्रारंभिक निर्माण अशोक के काल में हो चुका था। उसके प्रमाण मिलते हैं, ऐतिहासिक प्रमाण पुरातात्विक संदर्भ में मिलते हैं, और उसको ऐसे ही भी स्वीकार करता है, उसको मना नहीं कर सकते हम। इसलिए वो पुनर्निर्माण करते हैं, लेकिन इतना गजब का पुनर्निर्माण करते हैं कि शिल्प सौंदर्य में कुंभलगढ़ भारत के किसी भी किले से 21 से 20 नहीं होगा। उस कुंभलगढ़ की नकल पर ही फतेहपुर सीकरी में, जिसका मूल नाम विजयपुर सीकरी, ये फतेहपुर सीकरी विजयपुर सीकरी किसने बनवाया था? सिकरवार शासक बड़गुजरों ने बनवाया था। शासक का नाम आज तक उपलब्ध नहीं होता है। और कब बना ये सब? सिकरवार की राजधानी है सीकरी, और सिकरवार जो है वो राम के वंशज है। ओहो, तभी पीएन ओक साहब ने बहुत विस्तार से लिखा है कि सारे वहाँ भारतीय वास्तुशास्त्र है। एक दिन मैं वार्ता करूंगी पीएन ओक साहब की पुस्तक लेकर, विजयपुर सीकरी कहेंगे हम लोग अब, जो मूल नाम है ना। डॉक्टर धर्मवीर शर्मा ने इस पर चर्चा के लिए डॉक्टर धर्मवीर शर्मा को बुलाते, वही करेंगे, उन्होंने पूरा काम किया उस पर। तो फिर आप करेंगे? उन्होंने ये बहुत अच्छे से बताया कि एक अभिलेख, एक लाइन लिखी हुई है, क्यार बिद दसम। क्या लिखा हुआ है? क्यार बिद दसम। क्यार का मतलब कार्तिक, विद का मतलब कृष्ण पक्ष, दसम का मतलब 10वां दिन, 10वीं। उसको एक मुस्लिम हिस्टोरियन है, जो अभी ऑस्ट्रेलिया में, नाम भूल रहा हूं मैं उनका, उन्होंने अकबर बादशाह पढ़ दिया, इसलिए वो अकबर बादशाह हो गया, और उसी से ये साबित करते गए कि अकबर बादशाह ने बनाया। फारसी में लिखा हुआ है। जोकर जोकर जोकर, उसका कुछ लेना देना। वो वहां पर जो पंचमहल बना हुआ है, वो यहाँ पर एक वेदी मंदिर है कुंभलगढ़ में, उसकी नकल है।
यहाँ तक कि ताजमहल का डोम शाहजहां ने उदयपुर के जग मंदिर में बने हुए डोम की नकल करके बनाया। मतलब कोई स्ट्रक्चर मुगल या अरबियों का नहीं है भारत तो ये जो जग महल है ये कब बना हुआ है? पंचमहल। में। ये महाराज जगत सिंह जी ने बनवाया 1652-53 के करीब। तो आज ऐसा करते हैं विवेक भैया, आप तो थके नहीं, आपके पास तो सागर है। हम नाव चलाते चलाते गोता खाते नहीं। खाते ज्यादा गोता खा गए। तो आप कुछ अरे पूछेंगे पंकज जी? अभी कि दो चार भाषण के बाद पूछे? भाई साहब नहीं तो अभी तो पूछे तब ना, जब सुनने के बाद कुछ पूछे। है दीदी, अभी तो सुन रहे, अभी तो सुन रहे हैं। तो अगली बार फिर अपने लोग बैठते हैं, जिस दिन भी आप समय देंगे, अपने उन्हीं दोनों प्रश्नों को लेकर। प्रश्न तो मेरे पास वही है, उत्तर आपका इतना बड़ा बड़ा होगा जैसे अर्जुन छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं, भगवान गीता में बड़े बड़े उत्तर देते हैं। तो आज का यही संपन्न करते हैं। कुछ दिक्कत है तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।